गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अगला टॉपिक भारत जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का जो अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। हम देखेंगे कि भारत जैसे विकासशील देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वर्तमान समय में अनियमित या अनियंत्रित रूप से जो बढ़ती हुई आबादी है। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है हमारे देश के सामने। अब इससे सबसे बड़े जो परिणाम क्या देखने को मिला है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है संसाधन सीमित होते जा रहे हैं, संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है और इसके साथ साथ जो ग्रामीण जनसंख्या है वो पलायन कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन हो रहा है, खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो गई है। उसके बाद में पारिस्थितिकी संतुलन है वो बिगड़ रहा है। इसके बाद में जलापूर्ति है वो ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। तो ये ऐसी समस्या है जो हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके और उभरे हैं। तो अतः हम यदि ओवरऑल यदि इनका मूल्यांकन करें तो हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि से विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आई हैं। नंबर पहला, पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। पर्यावरणीय समस्या, पर्यावरणीय समस्या में क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, संसाधन है वो सीमित होते जा रहे हैं। उसके बाद में जल, मृदा, वायु ये सब जो है वो प्रदूषित होते जा रहे हैं। तो इसके कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हमारे सामने आई है। उत्पादन ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो औद्योगिक जो उत्पादन वो बढ़ा है। जब औद्योगिक उत्पादन हुआ है तो जो उनसे उद्योगों से निकलने वाली धुआं वाहनों का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो इन सब जो के कारण पर्यावरणीय समस्याएं उनमें वृद्धि हुई है। तो पहली जो समस्या हुई है कि पर्यावरणीय समस्याओं में वृद्धि हुई है, चाहे मृदा प्रदूषण की बात करें, जल प्रदूषण की बात करें, हम वायु प्रदूषण की बात करें, ये सारी जो समस्याएं वो पर्यावरणीय समस्याओं के अंतर्गत आती है। दूसरा है कि संसाधनों का दोहन। नंबर दूसरा, संसाधनों का में वृद्धि। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो मानव की एक सोच जिसको अपन बोलते हैं भौतिकवादी सोच, प्रत्येक व्यक्ति ऐसो आराम करना चाहता है। उसकी सोच ये है कि सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो ऐसी सुविधाओं में वृद्धि के लिए वो जो प्राकृतिक संसाधन है उनका निर्मम तरीके से बुरी तरह से दोहन करता है और इसके कारण हमारी जो प्रकृति है वह असंतुलित हो जाती है, जिसका परिणाम जो संसाधनों के दोहन विदोहन के रूप में सामने को आता है। यानी संसाधनों के विदोहन से जो संसाधन नष्ट होते जा रहे हैं, ये समस्या हमारे सामने आ रही है। तीसरी समस्या आ रही है कि कृषि में कीटनाशक एवं रासायनिक खादों की वृद्धि या प्रयोग। कीटनाशक एवं रासायनिक खादों का प्रयोग इसमें क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन चाहिए, खाद्यान्न ज्यादा चाहिए, सब्जियां ज्यादा चाहिए, फल ज्यादा चाहिए। तो इसलिए हम कृषि में कीटनाशक और रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां वो हमारे सामने आ रही हैं और इस तरह से इन कीटनाशक और रासायनिक खादों से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो तीसरी समस्या हुई कि कीटनाशक एवं रासायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना। अगला है
आवासीय समस्या, आवासीय समस्या। अब आवासीय समस्या के कारण लोगों के रहने के लिए मकान चाहिए। अब रहने के लिए मकान चाहिए तो कृषि योग्य जो भूमि है उस पर मकान बनाए जा रहे हैं। अब जब कृषि योग्य भूमि पर मकान बनाए जाएंगे तो खाद्यान्नों की आपूर्ति कहां से होगी, क्योंकि कृषि धीरे धीरे जो जिन खेतों में हम खेती करते थे, खाद्यान्न उत्पादन करते थे, अब उनका प्रयोग हम आवास के लिए करेंगे तो धीरे धीरे समस्या क्या हो जाएगी कि खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाएगा। तो ये भी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि आवासीय समस्या का हल करने के लिए हम जो कृषि योग्य जो खेत हैं उनका हम प्रयोग आवासों के लिए ले रहे हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो खाद्यान्न की समस्या अपना विकराल रूप धारण कर रही है। उसके बाद में अगला है जो हमारे पशु पक्षियों का जीवन है वो खतरे में। क्यों? क्योंकि अवैध तरीके से उनका शिकार किया जा रहा है, उनका अस्तित्व खतरे में। जो हमारे पर्यावरण को संतुलित करने में क्या करते थे, मदद करते थे। तो अगला है विभिन्न पशु एवं पक्षियों का जीवन खतरे में। यानी जो हमारे इकोसिस्टम को मजबूत करते थे पशु पक्षी, अब उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं, उनके आवास नष्ट हो रहे हैं। जब उनके आवास नष्ट हो रहे हैं तो उनका अवैध तरीके से शिकार हो रहा है, अतः धीरे धीरे उनकी संख्या में रेगुलर कमी आ रही है। तो इसके कारण क्या है, हमारे प्रकृति का जो पारिस्थितिकी तंत्र था वो इससे प्रभावित हो रहा है। यदि हम जल के बारे में बात करें तो देश का जो भी उपलब्ध जो जल है उसका लगभग 70% भाग है वो प्रदूषित जल की श्रेणी में आ गया है। अब बचा 30% जो है, 30% भी जो जल स्तर है, जो बचा जो जल है 30% वो भी विषाक्तता के स्तर को क्रॉस कर गया है। अतः विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग फैलने का खतरा बढ़ गया है। अतः इस कारण से लगभग 15 लाख बच्चों की मृत्यु प्रति वर्ष हो जाती है। तो जल प्रदूषण की समस्या भी इसके कारण आ रही है। लगभग 70% जल तो पहले ही प्रदूषित हो चुका है। नदियां हमारी जो है, अधिकतर नदियां वो प्रदूषित हो चुकी हैं और लगभग 30% जो बचा जो है उसमें विभिन्न प्रकार की समस्या, जैसे फ्लोराइड ज्यादा हम दोहन कर रहे हैं तो जल स्तर तो नीचे जा ही रहा है, लेकिन वो पीने योग्य नहीं है, वो भी विषाक्त है। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार की जो बीमारी, जल से संबंधित बीमारियां पैदा हो रही हैं और लगभग 15 लाख जो लोग हैं वो हर साल इसकी चपेट में आ जाते हैं। 15 लाख बच्चों की मृत्यु इसमें हो जाती है। उसके बाद में अगला जल स्तर की बात करें तो जल स्तर कहीं पे जो पहले जो जल स्तर था उससे कई गुना नीचे चला गया, 2-3 गुना नीचे चला गया है। इसके कारण जो उसकी क्वालिटी है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला है। तो जल स्तर भी रेगुलर नीचे जा रहा है। उसके बाद में अगली समस्या ये कि जो हमारे पर्यटक स्थल हैं उन पर्यटक स्थलों पर जो पर्यटन करने के लिए लोग जाते हैं तो वहां पर वो विभिन्न प्रकार के कूड़े कचरे वहां पे फैला देते हैं और कूड़े कचरे फैलाने से वो वहां प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर पाए जाने वाले जो औषधि युक्त जो पादप हैं उनकी प्रजाति नष्ट हो जाती है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ये भी समस्या है। अगला, प्रकृति के साथ में जब हम अनावश्यक छेड़छाड़ करेंगे तो इससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेंगी। बेमौसम बरसात, तापमान में वृद्धि है, उसके बाद में पहाड़ों पर जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगे हैं, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, ओजोन परत का क्षरण, ये भी समस्याएं हमारे सामने आने वाली है और हमारे सामने आ चुकी हैं। तो ये भी जनसंख्या वृद्धि के कारण समस्या है। उसके बाद में वनों के अगली जो समस्या है वो है कि वनों की ज्यादा कटाई से जो वन नष्ट हो रहे हैं और वन नष्ट हो रहे हैं तो क्या वर्षा की कमी हो रही है, कुछ क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आ रही है, ये समस्याएं, कहीं पर सूखा, आगजनी की घटनाएं रेगुलर सुनने को मिलती हैं। तो इस कारण से वनों की कटाई के कारण बाढ़ के साथ साथ में अतिवृष्टि, सूखा, आगजनी की घटनाएं ये भी रेगुलर हमारे सामने आ रही है। अधिक मात्रा में यदि वाहनों का अगला जो इसमें है कि यदि हम वाहनों का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो ज्यादा प्रयोग करने से भी
कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होगा, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और जो हमारे मानव स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। अगला है सरकार, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो इसके लिए क्या है, संसाधन जुटाना भी आवश्यक है। तो सरकार जो विकास की योजना बनाती है तो उस योजना का लाभ ठीक प्रकार से नहीं मिल पाता, क्योंकि इसका लाभ है वो इस जो धन है वो अन्य कार्यों में खर्च करना पड़ता है। तो इसके कारण ठीक प्रकार से विकास योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। अगला है जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी का स्तर बढ़ रहा है, जिससे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं बच्चे। अधिकतर लोगों को भरपेट खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इस समस्या के कारण भी विभिन्न प्रकार की घटनाएं, जैसे भूख से मरने की घटनाएं, बहुत से लोग क्या है सुसाइड कर लेते हैं, ऐसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश का जो आर्थिक विकास है वो भी अवरुद्ध हो रहा है, क्योंकि जिन देशों की हम बात करें जो विकसित देश हैं और जो पिछड़े देश है, उन दोनों में हम तुलना करें तो विकसित देशों में जनसंख्या पिछड़े और विकसित देशों की अपेक्षा कम है। तो इसके कारण हमारा विकास की गति है वो भी अवरुद्ध हो रही है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे समाज में झगड़े, धर्मवाद, क्षेत्रवाद आदि चीजें, उनको जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रोत्साहन मिलता है। और इसके साथ साथ क्या है कि ये सब व्यवस्था, जो इस तरह की घटनाएं वो हमारे देश की कानून व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। इसमें सरकार का बहुत बड़ा धन खर्च होता है, ये भी समस्या है। बेरोजगारी की समस्या को सबसे बड़ी हो जाती है, इससे लोग हैं वो बेरोजगारी की समस्या का सामना करते हैं। विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियां वो बढ़ रही हैं, जैसे एड्स है, यौन रोग है, पोलियो है, चेचक है, खसरा है। ये इस प्रकार की समस्याएं भी जनसंख्या वृद्धि के कारण देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमने जनसंख्या वृद्धि के जो कारण उत्पन्न जो समस्या उनके बारे में हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में यदि हम देखें तो सबसे पहला जो काम है वो है व्यवहार की आयु में वृद्धि होनी चाहिए। व्यवहार की आयु में वृद्धि हमारी सरकार ने फिक्स कर रखा है कि लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों को 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करना कानूनन अपराध है। लेकिन अब विभिन्न प्रकार की मांगे उठने लगी हैं कि इनकी जो आयु है वो जो क्राइम्स जो एरिया सरकार ने निर्धारित कर रखा है उसमें भी वृद्धि करना आवश्यक है, क्योंकि जब इनमें यदि वृद्धि करेंगे तो उनको पर्याप्त शिक्षा मिलेगी, उनके विकास का जो अवसर उन्हें मिलेगा और इससे जो लड़की है वो न केवल शिक्षित होगी बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेगी, जिससे कि वो सब जो समाज को जागरूक करेगी। और इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव देखने को मिलेगा कि संतान उत्पत्ति पर रोक लगेगी, यानी वैवाहिक की आयु में वृद्धि होनी चाहिए। हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम उम्र में शादी कर दी जाती है, परिवार की जिम्मेदारियां जल्दी आ जाती है, इससे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं होती है। और जब वो शिक्षित होंगे, समझदार होंगे, उनकी जो अधिक आयु थोड़ी जो क्राइटेरिया से अधिक उसमें यदि शादी होगी तो वो डेवलप होंगे, अच्छी उनको शिक्षा प्राप्त हो जाएगी, छोटे परिवार के बारे में सोचेंगे। तो ये सारी चीजें वो करनी आवश्यक है। अतः क्या है, जनसंख्या वृद्धि के लिए सबसे अच्छा उपाय है
कि विवाह की आयु में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। नंबर दूसरा है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में दूसरी चीज है उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि मानव की जो रुचि है वो भौतिक उत्पादन में वृद्धि से बढ़ती है। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो लोगों की आय भी में वृद्धि होगी। जब आय में वृद्धि होगी तो अपने भविष्य की योजना वो ठीक प्रकार से बनाएगा, वो अपने परिवार के बारे में सोचेगा, अपने बच्चों के बारे में सोचेगा। तो इससे भी जनसंख्या नियंत्रण पर जो यानी जनसंख्या वृद्धि पर क्या लगेगा, नियंत्रण लगेगा, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगेगी। इसके बाद में परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विकास, परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विकास। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए, वो चाहे सरकारी स्तर पर हो चाहे गैर सरकारी स्तर पर हो। लोगों को इस छोटे परिवार के लिए अवेयर करें और विभिन्न प्रकार के जो साधन हैं वो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, चाहे वो रेडियो के प्रचार प्रसार के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो, समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से हो, इन सभी के माध्यम से जन जागरण का अभियान चला करके लोगों को जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु प्रेरित करना चाहिए और उन्हें इसके लाभ के बारे में अवगत करवाने का जो काम है वो सरकार के साथ साथ जो निजी स्तर पर यानी लोगों के द्वारा भी किया जाना आवश्यक है, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सके, प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सके। उसके बाद में नंबर 4 शिक्षा। शिक्षा सारी जो चीजें उनका एक मूल मंत्र है। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने का एक प्रभावी कदम क्या है, शिक्षा। यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो वो सारी चीजें अपने बारे में सोचेगा कि परिवार जो है उसका आकार छोटा होना चाहिए। यदि परिवार का आकार छोटा है तो उसे सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा उनके लिए पहनावा, अच्छा खान पान होगा। यदि परिवार बड़ा होगा तो उनकी सुविधाओं में कमी आएगी। अतः अधिकाधिक जनसंख्या को शिक्षित करने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे उनका जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ सके, उनको रोजगार की प्राप्ति हो सके और इसके साथ साथ उनके अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित हो सके जिससे कि जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी रूप से नियंत्रण लग सके। तो शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में अभी भी शिक्षा का अभाव है। अभी हम यदि भारत की बात करें तो भारत में साक्षरता का 73% है, स्तर है वो 73% है। तो अभी भी 100 में से 27 लोग ऐसे हैं जो अभी निरक्षर हैं। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अपने बारे में उनसे अधिक सोचता है, वो आगे भविष्य की योजना बनाने में सक्षम होता है। अतः शिक्षा ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो लोगों को जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए एक आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अतः शिक्षा का विकास करना आवश्यक है। इस तरह से हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट अगली क्लास में। थैंक यू।